प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में संधि टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित संधियां हैं उनको पढ़ेंगे, संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत करते हुए और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, मेन विषय पर, जिसके लिए हम आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संधि किसको कहते हैं। संधि किसको कहते हैं, इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे। संधि किसको कहते हैं या संधि की क्या परिभाषा है। संधि की परिभाषा क्या है बेटा? संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ये तो किताब में लिखी हुई परिभाषा है। क्या लिखी हुई है परिभाषा बेटा? अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखी हुई है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अच्छा, ये विकार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, कैसे संधि की परिभाषा को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। केवल लिखी हुई लाइनें पढ़ लेने से कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आ जाती है। लिखी हुई लाइन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो बात कैसे उदाहरण पर सटीक फिट बैठती है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण लिख रहे हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे। ये शब्द है विद्याधन आलया। क्या है बेटा? विद्याधन आलया शब्द है। अब देखते हैं कि इसमें अंत में क्या है, ये बड़ा आ है, और इसमें क्या है, ये बड़ा आ है। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, ये बड़ा आ बनता है। और जब इन शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है विद्याधन आला। और जब इसको पूरा मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये क्या बन जाएगा? विद्यालय शब्द बन जाएगा। अब यहाँ पे परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझना है। किसी भी संधि में कम से कम, किसी भी संधि में कम से कम 3 पद जरूर होंगे, पक्का 3 पद होंगे। कम से कम क्या, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, अर्थात कहिए 3 पद होंगे ही होंगे। 3 पद होंगे ही होंगे। पहला इसको कहेंगे बेटा, पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं उत्तर पद, माने बाद वाला पद इसको कह सकते हैं। और इसको कहते हैं नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 और ये नंबर 3, या कह सकते हैं या मिश्रित पद। दोनों पद जब मिल जाएगा ना तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा मिश्रित पद। 3 पद होंगे। पहले का अर्थ अपना स्वतंत्र निकलना चाहिए, दूसरे का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलना चाहिए, और तीसरे का भी अर्थ निकलना चाहिए। 3 शर्तें होनी चाहिए, 3 विशेषताएं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। 3 शर्त या 3 विशेषता कौन कौन सी होना चाहिए बेटा? पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि तीनों का अर्थ क्या होना, तीनों का क्या मतलब होना चाहिए? सार्थक निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। पहले वाले का मतलब विद्या का भी अर्थ निकले, दूसरे वाले का मतलब आलय का भी अर्थ निकले, और तीसरे वाले का अर्थात विद्यालय का भी अर्थ निकलना चाहिए। जब तीनों का अर्थ निकलेगा तभी वहां पर संधि होगी, या तभी वहां पर संधि कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो बताएं। तो पहली विशेषता होगी बेटा सार्थक, और दूसरी विशेषता संधि की क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी विशेषता होती है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा? उसमें होना चाहिए संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब होता है समीपता। समीपता, ये गुण भी होना जरूरी है, ये गुण भी होना जरूरी है। कौन सा गुण होना चाहिए बेटा? समीपता। संहिता का मतलब आप क्या समझेंगे? वो समझेंगे समीपता, निकट।
वो कहलाएंगे, उसको कहेंगे समीपता। तो दो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला सार्थक और दूसरी चीज हमने बताया संहिता या समीपता, और तीसरी चीज आपको बताया कि उसमें क्या होना चाहिए भाई, परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, परिवर्तन होना चाहिए। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी, जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी, कहीं पर भी संधि नहीं हो सकती है। अगर होगी भी तो उसे सही नहीं माना जाएगा। अब एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं, एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि संधि किसको कहेंगे, संधि की परिभाषा क्या होगी, और संधि की परिभाषा को उदाहरण में हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे जान सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई ये संधि क्या होता है, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी, लिखी हुई देखी होगी। अब हम उसको व्यवहारिक रूप से कैसे देखते हैं कि देखो भैया ये विद्या है, इसका अंतिम वर्ण बेटा ये आ है, ये आलय है, इसका पहला वर्ण ये है, इसलिए इन दोनों के मिलने से जो ये आ बन रहा है इसे ही हम संधि कहेंगे। और इसे ये जो पास पास आने की प्रक्रिया है व्याकरण की भाषा में इसको संहिता कहते हैं, जिसको हम समीपता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? कहीं भी कोई भी डाउट है तो बताना है, संकोच नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, और धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और अगर आप पहले से कुछ जानते हैं तो फटाक से समझ में आएगा। पहले से कुछ जानते हैं, फटाक से समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को फिर से चला के देखिएगा। कहीं पर संदेह होता है हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अब बात ये आती है कि सर ये तो हो गई संधि की परिभाषा, ये तो हो गई संधि की परिभाषा। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला इसका पार्ट है, जो अगला बिंदु है जो हमें पढ़ना है वो क्या है, उसके विषय में वो क्या है बेटा, और वो है संधि के भेद। संधि के भेद कह दीजिए या प्रकार कह दीजिए कि संधि कितने प्रकार की होती है या संधि के कितने भेद होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप जानते हैं तो बताएं, और नहीं जानते हैं तो सुने। नहीं जानते, सुने का मतलब संधि के तीन भेद होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, पक्का जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक बच्चा, हर एक पढ़ने वाला ये जानता है कि संधि के तीन भेद होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि संधि के तीन भेद ही क्यों होते हैं। संधि के तीन भेद क्यों होते हैं भाई? संधि के तीन भेद इसलिए होते हैं क्योंकि वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण अक्षर तीन प्रकार के होते हैं, इसलिए संधि के भी तीन भेद होते हैं। अब तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं बेटा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चूंकि स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीन प्रकार के वर्ण होते हैं तो संधियां भी तीन प्रकार की हो सकती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो कौन कौन सी संधियां होती है बेटा? स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तीन संधियां होती हैं जी, तीन संधियां होती, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और कभी भी कहीं भी कंफ्यूज मत होना। अच्छा भाई, तीन संधियां तो होती हैं, लेकिन हमको पढ़ना कौन कौन सा है? क्योंकि इंटरमीडिएट की हिंदी में स्वर संधियों से चार संधियां, कितनी संधियां बेटा? स्वर संधि से चार संधियां हमारे सिलेबस में हैं, हमारे पाठ्यक्रम में है, जिनको हमको पढ़ना है, जिनको हमको समझना है। उस पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, और इसको समझने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? परिभाषाएं पढ़नी होगी, उदाहरण पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी हम उन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और अपने अंक अर्जित कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कौन सी संधि आज हम लोग पढ़ेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्वर संधि की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले संधि आती है दीर्घ संधि। क्या आता है बेटा? दीर्घ संधि। सबसे पहले संधि है ये, ठीक है। कहीं पे कोई परेशानी है तो बताइएगा। और इसका सूत्र होता है बेटा, देखिए इसका सूत्र होता है आकाहा
सवर्णे दीर्घः। तो अक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अक का मतलब होता है आ, ई, उ, री और री। और सवर्ण का मतलब होता है, सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान वर्ण, मतलब वही वर्ण, मतलब जो ऊपर लिखा होगा, जो ऊपर वाले वर्ण हैं वही यहां पे आ जाएंगे। और दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ का मतलब होगा बड़ा। अब बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आ का बड़ा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आ का बड़ा होगा बड़ा, अब ई का बड़ा होगा बड़ी ई, और ऊ का बड़ा होगा बड़ा ऊ। समझ में आ रहा है ना। और री का मतलब हो जाएगा बड़ी री, और री का कोई बड़ा होता नहीं, इसलिए रहेगा यही वर्ण। बात समझ में आ गया है। कहीं पे कोई भी, अब इसके बाद क्या होगा, ये समान वर्ण आएगा तो ऐसे हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताना है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं बेटा भानुधन, ध्यान से देखिएगा, भानुधन उदय, भानुधन उदय या भानुधन उदया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, ये हो जाएगा भान, और ये हो गया बेटा दा या ह। तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। और ये क्या हो जाएगा, भान धन उ धन दय। अब इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा भानुदय। क्या लिखेंगे, भानुदया लिखेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। ये हो जाएगा भानुधन उदय। अब ये देखिए इसमें क्या है, छोटा ऊ है, हमने इसको यहाँ निकाल लिया छोटा ऊ को, और यहाँ पे लिख दिया भान, और यहाँ पे ऊ को निकाल लिया। अब दोनों तरफ ऊ हो गया, यहाँ पे दा को उतार लिया। अब ये चूंकि दोनों ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ होगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बड़ा ऊ होगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, इस तरीके से ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये दा हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भानुदय शब्द सिद्ध हो जाएगा। और ये वाला सूत्र जो है, ये वाला नियम जो है लागू हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि जब आ के बाद आ आए तो आ, इसके बाद क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। किताब में आप देखेंगे तो लिखा होगा कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, ऐसे भी लिखा, जब ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, तो ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ही आवे, माने आ के बाद आ आना चाहिए। चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर इस तरीके से, इसी यही नियम ई के साथ होगा बेटवा, यही नियम ऊ के साथ होगा राजा बाबू, वही री के साथ होगा, और वही री के साथ होगा। जब एक साथ, एक के बाद दूसरा वर्ण वही हो, एक समान हो, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बड़ा ऊ हो गया है, और इस तरह से ये भानुदय सिद्ध हुआ है। अगर कहीं पे कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग बताइएगा, परेशान नहीं होना है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, क्या है भैया, ये है हिमधन आलय। ये क्या है बेटा, हिमधन आलय। ध्यान से देखिएगा। अब हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब बर्फ होता है। अब यहाँ पे देखिए आ है, यहाँ पे क्या है, आ है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आ। वेरी गुड। अब यहाँ पे उतारेंगे तो क्या उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आ निकाल लिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, हिम और हलंत। और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। तब क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हिमालय। ठीक है, ये बनेगा हिमालय। अब देखो, हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, और हिमालय का मतलब होता है एक प्राकृतिक रचना, पहाड़ जिसका नाम है, जिसकी संज्ञा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए यहाँ पे हिमालय कहा जाता है। इसलिए विद्यालय होता है, देवालय होता है, आदि 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 वाचनालय होता है। इस प्रकार से हमें ये विश्वास हो गया है कि आपको ये दो उदाहरण जो हमने बताए हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी
अगर देखते हैं कहीं पे कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक उदाहरण आपको और बता देते हैं, एक उदाहरण आपको और बता देते हैं, वो है हरि धन ईसा। क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पे देखिए ये है हा री। अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने इसके नीचे आ जाते हैं, क्या कर लिया, हा र और ये कर लिया ई, यहाँ पे छोटी निकाल लिया, इधर से बड़ी ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, अब क्या है, इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया, बड़ी कर दिया। अब देखो हा र ये हलंत रहेगा, अब इसके बाद ईसा कर दिया तो क्या लिख देंगे बेटा, ये लिखेंगे हरीसाह। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है तो फटाक से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और कोई भी परेशानी हो तुरंत उसका समाधान होगा। अर्थात आज की क्लास में जो परेशानी होगी, जब हम अगली क्लास लेके आएंगे तो आज की परेशानी को जोड़ते हुए अगली क्लास में उस समस्या का समाधान करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। अभी एक संधि बाकी है, अभी उसको भी पढ़ना है, 2 संधियां पढ़ना है, 4 संधियां हैं हमारे सिलेबस में, 4 संधियां हैं, 2 पढ़ना है, 1 हमने आपको बता दिया है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो बताना है। अभी दूसरी संधि पढ़ेंगे और दूसरी संधि का नाम है बेटा गुण संधि। दूसरी संधि का नाम क्या है, गुण संधि। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो बताना है। दूसरी संधि क्या है, गुण संधि। देखो बेटा, हर संधि में एक एक सूत्र है, लेकिन इसमें क्या है, 2 सूत्र हैं। एक है आद गुणः, एक है अदेंग गुणः, ये 2 सूत्र हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि आ के बाद, ये इसका दोनों सूत्रों का मतलब ये है, क्योंकि कठिन हो जाएगा इसलिए आपको ज़्यादा अंदर सूत्र में उलझाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने की बात है। अगर आ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कौन सा स्वर आता है बेटा, असमान स्वर। अब असमान स्वर कहें किसको कहेंगे कि भाई आ के बाद आ नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, तो कौन कौन हो सकता है आ के बाद बेटा, अगर ई आए, उ आए, री आए या री आए, 4 ही वर्ण आ सकते हैं, 4 ही वर्ण आ सकते हैं। अगर ई आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ए होगा, ई आएगा तो ए होगा, उ आएगा तो क्या होगा, ओ होगा। अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर होगा। अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा, अल होगा। यही इसका नियम है, यही इसका नियम है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देख लो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आ के बाद क्या आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है या री आता है। अगर ई आएगा तो ए होगा, उ आएगा तो ओ होगा, री आएगा तो अर होगा और री आएगा तो अल होगा। 4 वर्ण होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है तो बताना है, और नहीं तो उदाहरण में समझना है। अब परिभाषा लिखना है अगर आपको, तो परिभाषा लिखने के लिए कोई परेशानी नहीं, यही चीजें आपको लिखना है। लिख देना है कि जब आ के बाद कोई असमान स्वर, अर्थात जब ई आएगा तो ए होगा, उ आएगा तो ओ होगा, री आएगा तो अर होगा, री आएगा तो अल होगा। ये आपका गुण संधि की परिभाषा है, ये आपकी गुण संधि की परिभाषा है, जिसको यहाँ से समझना है। किताब से जो लिखा है उसको पढ़ लेना है, उसको याद करने की चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर उसको याद करोगे और एक भी शब्द गड़बड़ा गया, याद करने के बाद जब हम उसको रिवाइज करते हैं या जब कहीं लिखने की कोशिश करते हैं, तो जब एक भी शब्द भूल जाते हैं ना, तो ऐसे दिमाग पर जोर डालते हैं कि यार क्या लिखा था, यार क्या लिखा था, वो हमारी परेशानी का कारण बनता है। तो क्या करना है, इसको समझना है। अगर इस चीज को आप समझ लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, इस नियम को समझ लिए, तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो देखते हैं उदाहरण कैसे होता है, उदाहरण पर कैसे ये लागू होता है। ये है बेटा भाग्य और ये है उदय। ये क्या है,
ये है बेटा भाग्य और ये है उदय। अब यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे उ आ गया, देखिए नियम लागू हो गया। अब यहाँ पे हम उतार लेंगे भाग्य, इसको हलंत कर लेंगे, इसको हलंत कर लेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पे दय लिख देंगे। अब देखिए हमने बताया था कि उ के स्थान पर क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, तो उ के स्थान पर हमने कर दिया ओ। चलो भाई ये बात हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब कर दिया भाग्य और ये क्या हो गया, ये हलंत था, ये हो गया आ। अब इसके स्थान पर क्या हो गया, दय, तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे भाग्योदय। ठीक है ना, ये हो जाएगा भाग्योदय या भाग्योदया। एक बहुत बड़ी बात आपको और बताना था, एक बहुत बड़ी बात आपको ये बताना था कि जो ये ए ओ आर अल है, ए ओ आर अल है, या जो मैंने पिछली संधि पर आपको बताया कि दीर्घ आ है या दीर्घ ई है या दीर्घ उ है या री है बड़ी या री है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये चीजें बीच में दिखाई देती हैं तो पहचान ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि और यहाँ पे हो जाएगा बेटवा गुण संधि। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है, इसको भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना। दूसरे उदाहरण पर आते हैं। दूसरा उदाहरण हम आपको देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि गण धन ईश, ठीक है ना, या ईसा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है बेटा, देखो ग इसमें से हमने आ निकाल लिया इधर से और इधर से हमने ई निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, और यहां पे लिख दिया। अब इन ई के स्थान पर क्या होगा, ई के स्थान पर ए होगा, ठीक है। देखो भाई ई के स्थान पर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो ई के स्थान पर ए कर लिए और हम बचा ई के स्थान पर। अब यहां कहते गा ड़ और ये हो गया आ ना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ बचा है बेटा सा, तो क्या लिख देंगे, जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा गणेशः। इस प्रकार से हमने आपको दो संधियों को प्राथमिक रूप से समझाने का पूरा प्रयास किया है और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट दिखता है, कहीं पे कोई परेशानी दिखती है तो आप हमें बताइएगा। क्यों, क्योंकि आपको बिना समझाए हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको बिना समझाए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।